नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो मेरे इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, मैं उन तमाम बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर एक नए टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें एक नए टॉपिक के ऊपर मैं आज बताऊँगा जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है। अनुवांशिक विकार मुख्यतः इसको हम लोग कहते हैं। जैसा कि हमने ये लिखा है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुवांशिक विकार, या इसी को हम लोग इस मतलब इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिख दिया हूँ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर सही है, समझिएगा जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। सही है, वैसे देखा जाए तो मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, अनुवांशिक विकार क्या है। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो माता पिता से, सही है, माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में वो बीमारियां आ जाती है, और प्रायः संतानों को वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां चलती रहती है। ऐसे बीमारियों को हम लोग कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर या अनुवांशिक विकार कहते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, सही है, जो माता पिता से संतानों में जीनों के माध्यम से चली आती है। जीन, जैसे मैंने जीन लिखा है, जीन जो होता है वो फैक्टर है, ये वाला जीन जो होता है, इसी कारण जो है बीमारियां संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी माता से संतानों में चला आता है, और इनका अध्ययन करना हम लोग कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। सही है, वैसे देखा जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर में पहले उतनी जानकारी नहीं थी कि बीमारियां जो है वो अनुवांशिक दर अनुवांशिक चलती है कि नहीं चलती है। इन पर कुछ ऐसा सरकार मतलब इन पर कुछ वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं था। लेकिन जब मतलब दूसरे विचारधारा के वैज्ञानिक जब मेंडल आए, मेंडल ने अनुवांशिक क्षेत्र में बहुत सारे खोज किए, सही है, और खोज के आधार पर से उन्होंने ही मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर को भी बताया था कि कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं, सही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। मतलब माता पिता से संतानों भी बीमारियां आती है, और उनके संतान से फिर जो बच्चे उत्पन्न होते हैं फिर उनमें ये बीमारियां चलती रहती है। सही है, तो इस तरह से मतलब जीन के माध्यम से, ये जीन डीएनए का जो फैक्ट है, मतलब जीन के माध्यम से जो बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है, चलती रहती है, ऐसे बीमारियों को हम लोग कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे कि मैंने कुछ वीडियो दिखाया हूँ आपको से जेनेटिक डिसऑर्डर का देखा जाए तो ये फ्रैजिल एक्स सिंड्रोम बीमारियां होती है, या मान लीजिए इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर होती है, सही है, या मान लीजिए इसी में हमने लिखा है क्राइडियोर-चैट सिंड्रोम होती है, सही है, फिर ये विलियम सिंड्रोम होते हैं। ये सब कुछ एक बीमारियां हैं, और ढेर सारी बीमारियां हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं बात करूं तो जेनेटिक डिसऑर्डर में से ये हमारे कुछ एक सिम्बॉल्स होते हैं, कुछ एक प्रतीक होते हैं, जिसका मुख्यतः हम लोग यूज करके मतलब इनके वंशावली के अध्ययन में और ज़्यादा, सही है, बेहतरीन ढंग से समझा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं कुछ और बीमारियों के बारे में बताऊँ, पहले मैं इस पर बात करता हूँ। सही है, जैसे कि मान लीजिए हमारे लिए, जैसे कि ये अगर मान लीजिए ये लड़का है, सही है, लड़का के लिए इस तरह से सिंबल दिया जाता है, और ये ऐसे कहा जाए तो ये नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल मेल है, सही है, मतलब सामान्य ये मेल है, नर है। अगर वहीं बात करूं, अगर मान लीजिए इस तरह से गोला चिन्ह बना दिया जाए तो आप समझ जाइए कि ये नॉर्मल फीमेल है, ये नॉर्मल फीमेल है, क्योंकि गोला जो सिंबल होता है वो फीमेल के लिए होता है। सही है, अगर मान लीजिए कभी कभी, सही है, इस तरह से गोला सिंबल बना के से बीच में अगर बिंदी डाल दिया जाए तो इसका मतलब हुआ यह कैरियर है, मतलब कैरियर फीमेल हो सकती है। सही है, जब भी ध्यान रखिएगा मित्रों, जब भी कोई मान लीजिए कैरियर के रूप में काम करेगा तो वो फीमेल ही होगी, मेल कभी भी कैरियर नहीं होता। जब भी कोई कैरियर होता है, कैरियर मतलब जो बीमारी को ढोता है, जो बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है। तो बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य जो है वह सिर्फ फीमेल करती है। सही है, मैंने मादा करती है, मेल कभी भी बीमारी को ढोता नहीं। अगर मेल का एक भी क्रोमोसोम डैमेज कर जाए तो मुख्यतः जो है मेल बीमार पड़ जाता है। सही है, बीमार पड़ जाता है, चाहे मान लीजिए जो भी बीमारियां हो, या मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस हो, या हीमोफीलिया हो, सही है, जो भी बीमारी हो, सिकल सेल एनीमिया हो, सही है, तो ऐसे थैलेसेमिया हो, तो ऐसे कुछ एक बीमारियां हैं, सही है, जो मतलब उसमें जो है फीमेल मुख्यतः कैरियर की भूमिका निभाती है। कैरियर मतलब बीमारी को ढोने वाला, सही है, और मेल कभी भी कैरियर का काम नहीं करती है। सही है, तो ये कुछ एक सिंबल दिया जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर में, जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। अब ये मैंने बताया कि इसका मेल हुआ, ये फीमेल हो गई, सही है, ये कैरियर फीमेल हो गई। मेल की तो मैं कैरियर की बात ही ना करूंगा, क्योंकि वो होता ही नहीं है। अगर मान लीजिए मेल को इस तरह से बना के, ये मेल का सिंबल है, अगर इसको कलर कर दिया जाए इस तरह से, तब अब इसको हम लोग कहेंगे डिजीज्ड मेल। सही है, मैंने ये मेल बीमार पड़ गया, ये मेल बीमार पड़ गया। अगर मान लीजिए इस तरह से लड़की के लिए सिंबल बना दिया जाए और इसको कलर कर दिया जाए तो आप समझ जाइएगा ये डिजीज्ड फीमेल हो गई, मतलब ये फीमेल बीमार पड़ गई। सही है, ये फीमेल बीमार कर गई।
तो ये कुछ एक सिंबल है। मैं फिर जैसे कि और आगे दिखाता हूँ। मान लीजिए ये जो हुआ, ये लड़की है और इसका जो है एक लड़के के साथ विवाह हो रहा, सही है। तो इसको हम लोग कहते हैं, सही है, ये मुख्यतः मैरिज लाइन हो गया, सही है, ये मैरिज लाइन है, सही है। इस मैरिज लाइन में या मैटिंग लाइन भी कह देते, सही है, दिक्कत हो तो आप मैटिंग लाइन भी लिख सकते हैं, सही है। मतलब जिनके साथ विवाह होता है उनके लिए ये सिंबल प्रयोग किया जाता है, या मैरिज लाइन कह सकते हैं, सही, कोई दिक्कत नहीं है उसका भी। या मान लीजिए इसी तरह देखिएगा, ऐसे करके डबल बना दिया जाता है, अगर इस तरह से जोड़ दिया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं मतलब रिलेटिव विथ मैटिंग लाइन विथ रिलेटिव, मैटिंग लाइन विथ रिलेटिव। मैंने रिलेटिव के साथ जो है, रिलेटिव के साथ जब यौन संबंध बनाया जाता है तो उसके लिए इस तरह से सिंबल प्रकट किया जाता है, सही है, और ये दिखाया जाता है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, ऐसे लिख दिया जाता है, सही है, इस तरह से सिंबल बता दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्स जो है वो अनस्पेसिफाइड है, सही है, ये पता नहीं चलता है, सही है, ये मेल है कि फीमेल है, सही है, कुछ भी हो सकता है, सही है, मेल है कि फीमेल, ये इसको हम लोग नहीं कर सकते, सही है। ये हो जाता है सेक्स अनस्पेसिफाइड में दिखाता, सही है। वही मान लीजिए हम लोग चलें, सही है, दिखाएंगे तो और मतलब सिंबल के रूप में अगर हम लोग चलते रहें, जैसे कि मान लीजिए ये माता होंगे, सही है, ये पिता हो गए, सही है, इनके एक संतान हो गए, सही है। मान लीजिए ये लड़की है ही, जैसे कि मैंने संरचना बताया है, तो इसको हम लोग मुख्यतः कहेंगे कि ये हो गया मतलब अफेक्टेड फीमेल विथ पेरेंट्स, माने माता पिता के द्वारा अफेक्टेड ये संतान का जन्म हुआ, फीमेल संतान। वही मान लीजिए अगर फीमेल है, सही है, इधर से अगर मेल जोड़ दूं, यहाँ से मान लीजिए ये मेल हमने जोड़ दिया, सही है, तो फिर इसको कहेंगे लोग अफेक्टेड अफेक्टेड मेल विथ, देखिएगा मतलब ये अफेक्टेड मेल हो गया, सही है, विथ पेरेंट, मतलब अपने माता पिता के साथ ये बीमार जो है लड़का है, सही है। तो इस तरह से जो है ये कुछ एक सिंबल दिया जाता है। और भी सिंबल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये माता पिता हुए, सही है, पेरेंट्स हो गए, सही है, इनके जो है दो बच्चे हुए, मान लीजिए एक ये फीमेल हुआ और इधर एक मेल हुआ, सही है, तो इसको हम लोग कह देते हैं ये पेरेंट हुआ, ये पेरेंट हुए माता पिता, सही है, और वहीं ये इनका ले लिया जाए तो ये सिबलिंग हो जाते हैं। सिबलिंग मतलब सहोदर होता है, सही है, माने एक ही उधर से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है। सहोदर जो सगे भाई बहनों सहोदर, ये तो माता पिता ऊपर में हो ही गए, सही, इनका ये जन्म हो जाता, सही है, तो ये किया जाता है। वहीं देखिएगा कुछ जो है, जैसे कि मान लीजिए ये कभी कभी देखिएगा कि संतान जो है जैसे कि एक लड़का जन्म ले लेता, सही है, वही मान लीजिए एक लड़की, माने ये लड़की जन्म ले ली और ये लड़का जन्म ले लिया, सही है, तो ये जो होता है इसको हम लोग ट्विंस कहते हैं, सही है, ये ट्विंस है, सही है, ट्विंस है, पर आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, सही है, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं क्या, सही है, मतलब डाइजाइगोटिक ट्विंस में देखिएगा आइडेंटिकल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाए, सही है, आइडेंटिकल नहीं, मिल नहीं रहा है। अगर मान लीजिए वहीं पर अगर मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर भी लड़की हो जाए, इधर भी लड़की हो जाए, तो इसको भी ट्विंस ही कहेंगे, सही, जुड़वा होता है ट्विंस मतलब, लेकिन ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाए, सही है। ये चूंकि दोनों लड़की है, मान लीजिए यहीं पर अगर दोनों लड़का जन्म ले ले, सही है, दोनों लड़का जन्म ले ले, तो ये भी ट्विंस हुआ, सही है, ट्विंस हुआ, लेकिन ये हो जाएगा मतलब ये भी हो गया आइडेंटिकल ट्विंस कहेंगे, सही है। अगर लड़का लड़की दोनों अलग अलग जन्म ले फिर उसको हम लोग नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, सही है। तो इन चीज़ों को मतलब बेसिकली इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो हम एक पेडिग्री एनालिसिस की तरह, सही है, जैसे कि मैंने अभी क्या बोला, पेडिग्री एनालिसिस, सही है, पेडिग्री, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस, हिंदी में कहते हैं वंशावली अध्ययन। आप देखिएगा मतलब वंशावली का एनालिसिस करते हैं, सही है, पेडिग्री एनालिसिस, सही है। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, सही है, इसको चित्र के द्वारा हम लोग निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए चित्र के द्वारा किस तरह से निरूपित करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी में क्या संतानें हो रही है,
जैसे मान लीजिए एक मतलब पिता थे, सही है, इनको शादी हो गई, किसी बाहरी लड़की से शादी हो गया, विवाह हो गया, और विवाह के उपरांत, सही है, इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने 2 संतान को जन्म दिया, सही है। एक मान लीजिए इधर लड़का हो गया, सही है, और इधर मान लीजिए ये लड़की है, सही है। अब इसका देखना, जैसे कि मान लीजिए ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, सही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दूसरा जनरेशन हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन, सही है। मान लीजिए इसका ये लड़की है तो इसका दूसरे लड़के के साथ विवाह किया जाएगा। वही मान लीजिए ये लड़का है, सही है, ये लड़का है तो इसको किसी लड़की के साथ विवाह किया जाएगा, सही है। अब इन दोनों से संतान जो उत्पन्न होगी, मान लीजिए यहाँ पर, सही है, यहाँ पर एक जो है 3 संतान उत्पन्न हो गई। हमें 3 संतान का अध्ययन करते हैं। एक संतान जो है, एक संतान मान लीजिए कैरियर हो गया, एक मेल जो है, सही है, वो डिजीज हो गया, सही है, और मान लीजिए यहीं पर एक मेल हुआ जो, सही है, हेल्दी है, सही, स्वस्थ है। अगर मान लीजिए इनसे अगर 2 संतान उत्पन्न होती है, 2 संतान उत्पन्न होती है, तो मान लीजिए कि दोनों, एक लड़का है और इधर मान लीजिए एक लड़की है, सही है, तो ये तीसरा जनरेशन हुआ, सही है, तीसरा जनरेशन। कहने का मतलब, सही है, अगर पेडिग्री एनालिसिस किया जाए, सही है, वंशावली अध्ययन को रूप से में देखा जाए तो मुख्यतः यह प्रथम जनरेशन हुआ। प्रथम जनरेशन में जो है माता पिता दोनों स्वस्थ थे, सही है, और इन दोनों माता पिता से क्या हुआ, देखा गया कि एक लड़की और एक लड़का होता, तो इस लड़की का विवाह लड़के के, स्वस्थ लड़के के साथ किया जाता है, तो ये कैरियर का गुण एक लड़की में आ जाता, सही है। वहीं देखा जाता तो एक मेल डिजीज हो जाता, सही, बीमार पड़ जाता है, और वहीं एक मेल की बात अगर और हम लोग करें तो, सही, ये मेल जो है ये स्वस्थ होता है। फिर इनका विवाह जब एक लड़के को किसी दूसरे लड़की के साथ विवाह करवाया जाता है, तो इसमें देखा जाता है कि 2 संतान जन्म लेता है, और एक लड़का और एक लड़की, दोनों के दोनों हेल्दी होते हैं, सही है, स्वस्थ होते हैं। मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, सही है, एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए इसमें 3 वंशक्रम हो गया, पहला जनरेशन ये हुआ, फर्स्ट जनरेशन से, वहीं अगर इसमें बात करूँ तो ये द्वितीय जनरेशन हो गया, सही, और अगर मैं तीसरे कोटि की बात करूँ तो ये तृतीय जनरेशन हो गया, सही है। और इन तीनों जनरेशन को हम लोग मिलाकर देखते हैं, सही है, इन तीनों जनरेशन को मिला के देखते हैं कि ये जनरेशन मतलब किस तरह से जो है वंशक्रम को प्रभावित कर रहा है, कि किस किस पीढ़ी से, मान लीजिए हमारे दादाजी थे तो उनके पास कौन सी बीमारियां थी, सही है, दादाजी से जो हमारे पिताजी उत्पन्न हुए, सही है, दादा दादी से, तो पिताजी के अंदर, सही है, वो कौन कौन सी बीमारियां इसके अंदर आती है, सही है, और पिताजी के संतान से, सही है, हम लोग उत्पन्न हुए, सही है, तो हम लोग में उत्पन्न होने में, सही है, हम लोग के अंदर कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती है, सही है, तो इनका अध्ययन करते हैं। फिर इस जनरेशन को और आगे बढ़ाते चलिए, सही है, और आगे बढ़ा करके हम सब आप लोग देखते चलेंगे कि मतलब एनालिसिस में, सही है, पेडिग्री एनालिसिस में, वंशावली अध्ययन में, सही है, कौन सा पीढ़ी जो है कैसे प्रभावित होता है, सही है, और किन पीढ़ियों के ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ता है, कौन सा बीमारी जो है जन्म लेती है, तो ये अध्ययन किया जाता है। अगर मान लीजिए मैं एक जनरेशन की एक आध एग्जाम्पल और देख लूँ, सही है, कलर ब्लाइंडनेस भी आ जाता है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया, ढेर सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो जन्म लेती है। मान लीजिए कि एक ये फीमेल है, सही है, ये बीमार है, सही है, ये बीमार है, इसका विवाह जो है मैटिंग लाइन या मैरिज लाइन जो है ये किसी स्वस्थ मेल के साथ करवाया जाता है, सही है, तो ये मैरिज लाइन तैयार हो गया, सही है, इनसे संतान उत्पन्न हुआ, सही है, तो इनसे संतान जो उत्पन्न हुआ, सही है, 3 मान लीजिए संतान उत्पन्न हुआ, सही, 3 संतान को देखा जाए, मान लीजिए ये लड़का ये लड़की है, सही है, लड़की कैरियर के रूप में काम कर गई, मान लीजिए इसमें से एक लड़का है, सही है, ये लड़का बीमार पड़ गया, सही है, ये बार बीमार पड़ गया, और एक मान लीजिए लड़का हो गया, सही है, जो हेल्दी है, ठीक है, इसका हुआ ये फर्स्ट जनरेशन, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन। अगर आप लोग देखेंगे तो ये प्रथम जनरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर वहीं बात करूं तो ये हो जाएगा सेकेंड जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन F2 पीढ़ी की बात की, सही है, तो ये F2 पीढ़ी हो जाएगा। वहीं मान लीजिए इन सब का फिर मैरिज लाइन तैयार किया जाए, मान लीजिए यहाँ से ये बाहर से किसी लड़के के साथ विवाह किया जाए, इसका से ये कैरियर के रूप में, ये मान लीजिए कोई लड़की के साथ किसी लड़की के साथ फीमेल से विवाह करना होगा, ये लड़का है तो किसी फीमेल के साथ ही इनका विवाह करना होगा, ठीक है, तो विवाह करने के बाद फिर इनका संतानोत्पत्ति देखा जाता है, तो मान लीजिए कम से कम 2 संतान अगर इसमें उत्पन्न हो जा रहा है, तो बेचारा एक ये कैरियर के रूप में काम करता है, तो मान लीजिए मेल को डिजीज धर ले, सही है, ये मेल बीमार पड़ गया। वहीं मान लीजिए यहाँ पर एक अगर फीमेल को उत्पन्न किया जाए, सही है, तो फीमेल फिर जो है कैरियर के रूप में काम कर रही है, सही है, मैंने ये देखा। अगर मान लीजिए इन दोनों मेल फीमेल के बीच अगर संतान की उत्पत्ति हो जाए, संतान की उत्पत्ति होगा, तो मान लीजिए कि ये मान लीजिए मेल है, फिर ये डिजीज हो गया, ये मान लीजिए फीमेल है, सही है, तो ये भी डिजीज हो गई, सही है, मैंने इसको देख लिया, सही है। मानना है, सही है, मान लीजिए यहाँ पर जो है फिर से एक लड़की हुई, हेल्दी है, लड़का हुआ हेल्दी है, सही है, मान लीजिए एक लड़का, इससे भी संतान उत्पन्न हो, ठीक है,
तो ये मान लीजिए मेल हो जाए, डिजीज वाले हो जाए, ठीक है। तो 3 संतान उत्पन्न हो जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से भी अगर बात करूँ, अगर मान लीजिए इसका किसी के साथ विवाह कर दिया जाए, तो फिर यहाँ की हम लोग बात करेंगे, इससे मान लीजिए लड़की उत्पन्न होगी, फिर करियर हो गई। अगर एक लड़का उत्पन्न किया जाए तो मान लीजिए ये बीमार पड़ गया, ठीक है। तो अब कितने जनरेशन का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन हुआ, ये सेकेंड जनरेशन हुआ। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ये थर्ड जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेकेंड जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन की मैं बात किया, सेकेंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन हो गया। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये फोर्थ जनरेशन है, ठीक है, फोर्थ जनरेशन हुआ, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन हम लोग इसको जो है मुख्यतः ये एग्जाम्पल के तौर पर ही मैंने दिखाया, ठीक है, कि वंशावली का अध्ययन किस रूप में करते हैं, ठीक है। तो ये 4 पीढ़ी तक हमने देखा, ठीक है। और ये चारों पीढ़ी तक संतानों की उत्पत्ति को जब देखते हैं, ठीक है, तो ये वंशावली का शुद्ध क्रम प्राप्त होता है, ठीक है। और इस वंशावली के शुद्ध क्रम से हमें से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली बीमारियों का पता लगा जा सकता है, ठीक है, कि कौन सी बीमारियां जो है किन संतानों में, कौन सा संतान कितना ज़्यादा अफेक्टेड है, उसका हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो है हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर के पेडिग्री एनालिसिस में से वंशावली अध्ययन को देख पाते हैं। वहीं अगर मैं थोड़े से और बात करूँ, इसका एग्जाम्पल दिया हूँ, ठीक है। अगर देखेंगे आप, ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत ना समझने के लिए, जैसे अभी ढेर सारी बीमारियाँ बोला था, जैसे मैं बोला पहले हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया भी देखेगा जेनेटिक डिसऑर्डर का एक पार्ट है, ठीक है, अनुवांशिक विकार का। वहीं कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, इसको हिंदी में वर्ण अंधता कहते हैं, ठीक है। ये वर्ण अंधा हीमोफीलिया में देखिएगा रक्त का बहना बंद नहीं होता है, रक्त बहते ही रहता है, पेशेंट ऐसा समय कंडीशन आता है, जाता है कि पूरे शरीर का रक्त बाहर हो जाता है, व्यक्ति मर जाता है, ठीक है। तो ये हीमोफीलिया है। कलर ब्लाइंडनेस में देखिएगा मेल मतलब रंग जो है, कलर लाल और हरा में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, ठीक है। वैसे लोग को मैं कहते हैं कि उनके अंदर कलर ब्लाइंडनेस बीमारी हो गई। सिकल सेल एनीमिया भी एक प्रकार की बीमारी है, मैं देखिएगा प्राय बच्चों को दर्द। फिर ये देखा जाए, मैं ये बताऊंगा, फिर फिनाइल देखिए कीटोन्यूरिया, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर का एक बीमारी है। सेकल अगर मान लीजिए यहाँ इसकी मैं बात करूँ, थैलेसेमिया भी ऐसी है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर का एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें अनुवांशिक बीमारियाँ रहती है, ठीक है। तो ये ETC ये सब कुछ बीमारियाँ रहती है। मतलब कितना देखिएगा, सेकल सेल एनीमिया जो है ये एग्जाम में पूछता है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर का बीमारियाँ हैं, ठीक है। मैं अगर कहूँ, ठीक है, इस स्थिति में देखा जाए अनुवांशिक विकार में, जैसे कि मान लीजिए पीछे भी मैंने बताया था, ठीक है, डाउन सिंड्रोम अगर देखा जाए, ठीक है, तो अनुवांशिक गुणसूत्र 21 विकार, इसमें विकास में बौद्धिक विकास देरी से होती है, उनके शरीर मतलब जो बौद्धिक विकास होती है, जो विजडम जो कैपेसिटी होती है, वो बहुत दिन बाद आती है। तो 21 क्रोमोसोम के कारण ये जो है गड़बड़ी हो जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है, ये इन बीमारी के कारण देखिएगा आप फेफड़ों और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचने वाला ये जानलेवा विकार है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, ठीक है। ये मुख्यतः सिस्टिक फाइब्रोसिस का ये इस कंडीशन है, ठीक है, मैंने फेफड़ा को और पाचन तंत्र को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। इसके कारण जो है बहुत मतलब विकार, जानलेवा बीमारी ही कहा जाए, इस तरह से होता है। वहीं देखा जाए फिर यह हंटिंगटन रोग, ठीक है, हंटिंगटन रोग देखिएगा, यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला मतलब समस्या, जिसमें समय के साथ दिमाग की तंत्रिका कोशिकाएं टूट जाती है, सही। अब आप सोच सकते हैं, सही, दिमाग का जो तंत्रिका तंत्र है, सही, अगर तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन डैमेज कर जाती है, जो हमारे सूचनाओं को, आवेगों को, सही, एक छोर से पूरे शरीर में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता, ले जाता है, मैसेज का स्थानांतरण करता है, मैसेज को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी मतलब शरीर के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाता है, अगर उसको डैमेज कर दिया जाए, सही, तो ऐसे बीमारी को हम लोग कहते हैं हंटिंगटन रोग, सही। इस बीमारी से ग्रसित अगर मान लीजिए हो जाए, व्यक्ति हो जाए, तो फिर जो है मतलब उनके शरीर में जो है आवेगों का मतलब ट्रांसमिशन होना बंद हो जाएगा, ठीक, आवेग एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक बीमारी है जिनके कारण जो है मतलब हमारे शरीर में जो है जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होने वाला ये बीमारी होता है, जो कि काफ़ी जटिल होता है, ठीक है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मित्रों से ये आप आज समझे होंगे जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, अनुवांशिक विकार क्या होती है, सही है। तो अनुवांशिक विकार मैं एक छोटे से फिर लास्ट में बोल लेता हूँ। अनुवांशिक बीमारी जो है वह माता पिता से संतानों में आने वाला एक बीमारी है, ठीक है, जिसका हम लोग वंशावली के रूप में अध्ययन करके यह देखते हैं, पता लगाते हैं कि किस पीढ़ी से किस पीढ़ी जो है, किस पीढ़ी से किस पीढ़ी तक कौन से संतति का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और यही मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाता है, अनुवांशिक संबंधी बीमारी कहलाता है, ठीक है। आशा करता हूँ मित्रों जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में से मैं पूरी जानकारी दिया हूँ, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका फिर से प्रत्युत्तर दूंगा, ठीक है। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।
आशा करता हूँ कि मैं आपको पूरी जानकारी दूँगी, और विशेष हो तो आप फिर हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं आपको फिर से जवाब दूँ, फिर बता सकूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझोगे अच्छे से। पुनः एक बार मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ कि देखने के लिए। थैंक यू सो मच, वेलकम।